नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। हम बात करने वाले हैं देश में मचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बवाल की। अभी तक तो आपने अपने टीवी चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सब देख ही लिया होगा। अंबानी, अडानी, जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से शुरू हुई लड़ाई किस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक आई, इन सब में किस तरह ओडिशा के मोदी कहे जाने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी से लेकर नागालैंड की सांसद फांगनोन कोन्याक तक आई, वो भी हम सभी ने देखा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर अचानक कांग्रेस बीजेपी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर प्रेम क्यों आ रहा है? क्या सच में ये बाबा साहेब के अपमान के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई सियासी रणनीति है? सबसे पहले आपको वो बयान सुना देते हैं जिसके पीछे इतना सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु 7 अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। इसमें गृह मंत्री के इस बयान को लेकर विपक्ष इतना हो हल्ला कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसे लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल आपत्ति जता रहे हैं और उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में प्रदर्शन भी किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी से अमित शाह को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग तक उठा दी। इस मामले को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अमित शाह ने तुरंत ही प्रेस वार्ता कर डाली और अपना पक्ष एक बार और स्पष्टीकरण देते हुए कांग्रेस पार्टी को संविधान विरोधी बता दिया। तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। यहाँ पर भी ये बवाल खत्म नहीं हुआ। इसके बाद शुरू हुआ बाबा साहेब के नाम पर सियासी संग्राम। सुबह सुबह ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल करना शुरू कर दिया। बाबा साहेब की तस्वीर लेकर कांग्रेस पार्टी संसद पहुंची। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के संसद पहुंचते ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच शुरू हुई धक्का मुक्की कांड। इस धक्का मुक्की कांड में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हुए। लेकिन अब यहाँ दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि इतना सब बवाल आखिर अंबेडकर के नाम पर क्यों हो रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि ये सब शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी पार्टी बाबा साहेब के नाम पर अपने दलित वोट बैंक को बचाने की कोशिश में है। अंबेडकर के अपमान और सम्मान की इस राजनीति में बीजेपी ये बता रही है कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवित रहते और मृत्यु के बाद भी कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया। वहीं कांग्रेस ये बताने में जुटी है
कि बीजेपी के मन में अंबेडकर और संविधान को लेकर श्रद्धा नहीं है। इस तरह से दोनों की नजर अंबेडकर के बहाने उस बड़े वोट बैंक को साधने की है जो बाबा साहेब को सियासी और सामाजिक मसीहा मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने देश के दलित समुदाय को ही नहीं बल्कि शोषित और पीड़ितों को नई दिशा दिखाई और संविधान के जरिए सम्मान दिया। और शायद यही वजह है कि अंबेडकर के अपमान और सम्मान के बहाने देश के दलितों और अति पिछड़ों के वोट बैंक को साधने की रणनीति है। संसद से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि देश की सियासत में दलित समुदाय एक बड़ी ताकत है। बात करें यहाँ देश में दलित आबादी की, तो 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में दलितों की आबादी करीब 16.63% है। देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियां हैं, जो 1241 जातियों के समूहों में बची हुई है। देश में 76.4% दलित ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 23.6% दलित शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल 543 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन उनका सियासी प्रभाव 150 से ज्यादा सीटों पर है। CSDS के आंकड़ों के लिहाज से दलित बहुल लोकसभा सीटों का वोटिंग पैटर्न देखें तो बीजेपी को 2024 में 31% दलित वोट मिला, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 34% का था। बीजेपी ने 3% कम वोट हासिल किए और सहयोगी दलों को भी 2% वोट ही मिले थे। कांग्रेस को इस बार 19% दलित समाज ने वोट दिया है। कांग्रेस ने सहयोगी और दलित वोटों का जबरदस्त फायदा मिला है, जिसमें खासकर सपा को इसके चलते ही बीजेपी की सीटें घट गई है। दलित बहुल 156 सीटों के नतीजे देखें तो विपक्षी गठबंधन ने 93 और एनडीए ने 57 सीटें जीती। दलित वोट वाली 156 सीटों में इस बार 2019 के मुकाबले विपक्ष को 53 सीटों का फायदा कराया और एनडीए को 34 सीटों का नुकसान कराया। इससे पहले 2024 और 2019 में दलितों का एक मुश्त वोट बीजेपी को मिला था, जिसके चलते पीएम मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रहे। देश में लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। लेकिन मुद्दा यहाँ सिर्फ 84 सीटों का ही नहीं है। देश के कुछ बड़े राज्यों में 20% से ज्यादा दलित वोट वाली सीटों का हिसाब देखकर आप इस मुद्दे पर होती सियासत को समझ जाएंगे। यूपी में 42, पश्चिम बंगाल में 26, तमिलनाडु में 21, पंजाब में 13, कर्नाटक में 11, राजस्थान में 10, आंध्र प्रदेश में 9, बिहार में 6, हरियाणा में 5, तेलंगाना में 3, एमपी में 8, महाराष्ट्र में 4 सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा की जहां 20% से ज्यादा यानी हर 5 में एक वोट दलित नागरिक का है। क्या यही वजह नहीं है कि देश में बड़े राज्यों की 150 से ज्यादा सीट पर जब दलित वोट प्रभावी है तो कांग्रेस संविधान की कॉपी दिखाकर आरक्षण खत्म होने का डर जताकर जो फायदा 7 महीने पहले पा चुकी है, अब फिर उसी को दोबारा भुनाना चाहती है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जैसे मुस्लिम वोटिंग का एक पैटर्न देखा जाता है, वैसे ही दलित वोट के शिफ्ट होने का पैटर्न समय समय पर देखा गया है। जहां 20 साल पहले कांग्रेस को बीजेपी से दोगुना दलित वोट देश में मिलता रहा, लेकिन 2004 में जहां बीजेपी कुल 13% दलित वोट पाती थी, वो बीजेपी अब कांग्रेस से 12% ज्यादा वोट हासिल करती है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे को उठाने से उसे फायदा होगा? वहीं जिस वक्त देश में हिंदू मंदिर और मस्जिदों में मंदिर खोजती राजनीति अचानक बढ़ती दिख रही है, ऐसे उसी वक्त में अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर खुद के चलने के सियासी दावे इसलिए आए क्योंकि दलित मतदाता अंबेडकर को ही भगवान मानते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो फायदा कांग्रेस दलित वोट पर पाई, अब वो हासिल करती नहीं दिख रही है। जैसे हरियाणा में दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर पिछली बार के मुकाबले 5 से बढ़कर बीजेपी की 8 सीटें हो गई। महाराष्ट्र में देखें तो 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से 11% एनडीए पीछे था। दावा है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की विपक्ष पर 7% की लीड हो गई, जो दलित वोट इस बार विपक्षी गठबंधन के लिए थोड़ा फायदेमंद होता दिखा था। वहां बीजेपी ने फिर मजबूती से वापसी की और इसीलिए राजनीतिक जानकार मानते हैं कि संसद में संविधान पर होती चर्चा के दौरान अंबेडकर के अपमान का मुद्दा इतना बड़ा बनाया गया। तो शायद यही वजह है कि बाबा साहेब के नाम पर इतना सियासी संग्राम मचा हुआ है। बहरहाल
अब ये मामला आगे कितना और तूल पकड़ता है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बाबा साहेब पर छिड़े इस सियासी युद्ध पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी.com।